चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक बड़ा दावा था। हाँ, कि उन्होंने भारत को सभ्य बनाया है। बिल्कुल, लेकिन फिर 1921 में जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी कहानी को ही हमेशा के लिए बदल दिया। पूरे के पूरे शहर मिले। हाँ, और ये शहर इस बात का सबूत थे कि भारत में लगभग 5000 साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस सभ्यता मौजूद थी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्रोतों को ही खंगाल रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें अब सोचिए प्लानिंग से बनी सड़कें थीं, विशाल इमारतें थीं और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के कई शहरों को भी शर्मिंदा कर दे। तो आज हम यही समझेंगे कि इन खोए हुए शहरों को आखिर खोजा कैसे गया, उनकी शहर बनाने की प्लानिंग इतनी शानदार क्यों मानी जाती है, और वो कौन से बड़े रहस्य हैं जैसे कि उनकी भाषा जिसे 100 साल बाद भी हम पढ़ नहीं पाए हैं, और सबसे बड़ा सवाल आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया। तो ये कहानी शुरू होती है 1829 में। काफी पहले। हाँ, बहुत पहले। चार्ल्स मेसन नाम का एक आदमी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ चुका था। वो पंजाब के इलाके से गुजर रहा था और वहां उसे कुछ अजीब से टीले और मतलब ईंटों के खंडर मिले। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा शहर के निशान खोज निकाले। उस समय तो किसी ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे कई ब्रिटिश अधिकारी वहां पहुंचे। कनिंघम को पुरानी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी और वो इन खंडरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI की नींव रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। अच्छा, तो ASI की शुरुआत यहीं से जुड़ी है। हाँ, और उन्हें वहीं से एक बहुत ही अनोखी मोहर मिली थी। कैसी मोहर थी वो, उसमें क्या खास था? उस पर एक बैल की तस्वीर थी, लेकिन ऐसा बैल जिसका कुबड़ नहीं होता, और साथ में 6 अजीब से अक्षर या निशान खुदे हुए थे। कनिंघम समझ गए थे कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। एक पहेली थी। बिल्कुल, एक ऐसी पहेली जिसे वो सुलझाना तो चाहते थे पर सुलझा नहीं पाए। तो फिर असली सफलता कब मिली? मतलब दुनिया को कब पता चला कि ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता थी? वो हुआ 1920 के दशक में, जब सर जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल बने। उनकी देखरेख में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पा में बड़े पैमाने पर खुदाई का काम शुरू किया। और तब तक तो टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो गई होगी। हाँ, तब तक कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकें आ चुकी थीं, और जब वहाँ मिली चीजों की उम्र पता की गई तो सब हैरान रह गए। वो हजारों साल पुरानी थी। और ये तो बस एक शहर था, हड़प्पा। बिल्कुल, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1922 में एक और भारतीय पुरातत्ववेत्ता राखल दास बैनर्जी को हड़प्पा से करीब 590 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के पास बिल्कुल वैसे ही खंडहर मिले। ये था मोहनजोदड़ो। हाँ, उस जगह का नाम पड़ा मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में मतलब है मुर्दों का टीला। नाम तो बड़ा अजीब है। नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ खुदाई में एक के ऊपर एक कई कंकाल मिले थे। तो 1924 में जाकर जॉन मार्शल ने दुनिया को इस खोज के बारे में बताया। बिल्कुल, और इसका असर बहुत गहरा हुआ। जरा सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश कह रहे थे कि हम भारत को सभ्य बना रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत की जमीन से एक ऐसी सभ्यता निकल आई जो उनके अपने शहरों से हजारों साल पुरानी और ज्यादा व्यवस्थित थी। इसने तो पूरा खेल ही पलट दिया था। ये सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान और उसके इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा पल था। इसने साबित कर दिया कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और उन्नत थीं। हाँ, जब जॉन मार्शल ने लंदन की एक मैगजीन में इसकी घोषणा की तो दुनिया भर के इतिहासकार चौंक गए। भारत का इतिहास रातों रात हजारों साल और पुराना हो गया था। एक मिनट, ये बात बहुत बड़ी है। हम स्कूल में हमेशा मिस्र और मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ते हैं, है ना? जैसे वही दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताएं थी। हाँ। लेकिन आप कह रही हैं कि हमारे अपने घर में एक ऐसी सभ्यता थी जो उन दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। ये सच है। सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्रफल के हिसाब से उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर? जी, और अनुमान है कि अपने चरम पर यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते थे, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी आबादी थी। और ये लोग सिर्फ फैले हुए नहीं थे, इनके शहर भी कमाल के थे, है ना? हाँ, मैंने सुना है कि ये किसी आज के मॉडर्न शहर की तरह प्लान किए जाते थे। हाँ, उनकी शहरी योजना मतलब अर्बन प्लानिंग सच में असाधारण थी।
ऐसा लगता है कि हर शहर को एक सोची समझी ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया था। ग्रिड प्रणाली? हाँ, मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोणों पर काटती थीं, बिल्कुल सीधी। और हर शहर के आमतौर पर 2 हिस्से होते थे, एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे और एक ऊंचा टीला या गढ़ जहां शायद बाजार, अनाज के गोदाम और कुछ खास इमारतें होती थीं। और इन शहरों के चारों तरफ दीवारें भी होती थीं सुरक्षा के लिए? शायद, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दीवारें दुश्मनों से ज्यादा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए थीं, क्योंकि हमें वहां से लड़ाई के कोई खास सबूत नहीं मिले हैं। अच्छा, और घरों के बारे में जो कहा जाता है वो तो और भी हैरान करने वाला है। मतलब हर घर में बाथरूम? हाँ, और कमाल की बात यह है कि हर घर एक ही साइज की पकी हुई ईंटों से बना था। ये दिखाता है कि उनके पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। हर घर में एक आंगन और एक बाथरूम जरूर होता था, और हर बाथरूम की नाली घर के बाहर सड़क के नीचे बनी शहर की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। और इन नालियों को ढका हुआ था? ये बात आज भी बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल, ये ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर उनकी समझ को दिखाता है। ये इतना एडवांस था कि आप मानिए 19वीं सदी तक लंदन जैसे शहरों में भी ऐसा सिस्टम नहीं था। इतनी बेहतरीन इंजीनियरिंग, एक जैसी ईंट, पूरे शहर में फैला ड्रेनेज सिस्टम, ये सब किसी मजबूत केंद्रीय योजना की तरफ इशारा करता है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस योजना के पीछे था कौन? कौन था जो ये सब चला रहा था? ये सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। हैरानी की बात है कि इतने बड़े और व्यवस्थित समाज में किसी राजा, शासक या सेना का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ भी नहीं? कोई महल, कोई कब्र? ना कोई आलीशान महल मिला है, न किसी राजा की कब्र, और न ही लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार। ये बात हजम करना मुश्किल है। बिना राजा, बिना सेना के 50 लाख लोग शांति से कैसे रह रहे थे? आज के जमाने में तो ये नामुमकिन लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और विशेषज्ञ इसी पर बहस करते हैं। कुछ मानते हैं कि शायद कोई प्रीस्ट किंग या व्यापारियों का एक समूह था जो नियम बनाता था। लेकिन ये सब अंदाजे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें कोई राज सिंहासन या किसी शासक की भव्य मूर्ति नहीं मिली है। ये इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि व्यवस्था चलती कैसे थी। व्यवस्था की बात चलिए तो उनके विश्वास और धर्म के बारे में क्या पता चलता है? अगर कोई राजा नहीं था तो क्या कोई बड़े पुजारी थे? क्या कोई मंदिर मिले हैं? नहीं, कोई मंदिर भी नहीं मिला है, लेकिन उनकी मोहरों से उनके विश्वासों का कुछ कुछ अंदाजा लगता है। जैसे वो पशुपति वाली मोहर। हाँ, बहुत प्रसिद्ध पशुपति मोहर। इस पर योग की मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति की छवि है जिनके सिर पर सींग है और चारों ओर हाथी, बाघ और भैंसे जैसे जानवर हैं। कुछ इतिहासकार इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। और प्रकृति की पूजा के भी संकेत मिलते हैं ना, जैसे पीपल का पेड़। हाँ, पीपल के पेड़ और एक सींग वाले जानवर जिसे यूनिकॉर्न भी कहा जाता है की तस्वीरें कई मोहरों पर मिली हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। उनकी एक और खास चीज मोहनजोदाड़ो में मिला द ग्रेट बाथ है। एक मिनट, ये ग्रेट बाथ मतलब सिर्फ एक तालाब तो नहीं है? क्या ये किसी आज के स्विमिंग पूल जैसा था? ये किसी आम तालाब से कहीं ज्यादा था। ये करीब 997 वर्ग फुट का एक विशाल पक्का तालाब था और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए बेहतरीन ईंटों के साथ जिप्सम और बिटुमेन यानी डामर की मोटी परत का इस्तेमाल किया गया था। अरे वाह! इसमें पास के कुएं से ताजा पानी भरने और गंदा पानी निकालने की भी पूरी व्यवस्था थी। साथ ही कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने थे। तो इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक कार्यक्रम के लिए होता होगा? हाँ, माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए होता था। मतलब ये लोग सिर्फ जरूरत की चीजें नहीं बना रहे थे, बल्कि उनकी कला और संस्कृति भी काफी विकसित थी। मैंने डांसिंग गर्ल की मूर्ति के बारे में पढ़ा है। हाँ, मोहनजोदाड़ो से मिली कांस की वो छोटी सी मूर्ति वो कला का एक बेहतरीन नमूना है। उसका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी आत्मविश्वास से भरी मुद्रा और बनाने की तकनीक दिखाती है कि वे धातु की ढलाई में कितने माहिर थे। और गहने भी बनाते थे। हाँ, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से बहुत सुंदर गहने भी बनाते थे। तो जाहिर है कि ये एक अमीर सभ्यता थी। इनकी अर्थव्यवस्था किस स्मृति की थी? उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और व्यापार पर आधारित थी। वो गेहूं, जौ, दालें उगाते थे
और एक दिलचस्प बात यह है कि वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बनाया। दुनिया के पहले, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, और उनका व्यापार सिर्फ आपस में ही नहीं था बल्कि बहुत दूर तक फैला हुआ था। कहाँ तक? मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के दस्तावेजों में एक जगह का जिक्र मिलता है जिसका नाम मेलुहा है। माना जाता है कि मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था। अच्छा, तो वो लोग यहाँ से क्या ले जाते थे? मेसोपोटामिया के लोग वहाँ से कपास, लकड़ी और कीमती पत्थर जैसी चीजें मंगाते थे। तो इतना बड़ा व्यापार बिना किसी सिस्टम के तो नहीं चल सकता। क्या वे वजन और माप के लिए कुछ इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल, उनके पास मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड वजन और माप थे। खुदाई में बहुत सारे बाट मिले हैं जो एक सटीक अनुपात में बने हुए हैं। और उनकी वो मोहरें भी तो थी। हाँ, उनकी अपनी खास मोहरें होती थीं जिन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ लिखा होता था। शायद इन मोहरों का इस्तेमाल सामान की पहचान या क्वालिटी की गारंटी के तौर पर होता था, जैसे आज हम ब्रांड लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा कि मोहर पर कुछ लिखा होता था। यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है ना? उनकी भाषा। हाँ, यही सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। खुदाई में हमें हजारों मोहरें, तांबे की पट्टियों और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर उनकी लिखाई के नमूने हैं। इसे इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। और 100 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। नहीं। और क्यों? हमने मिस्र की प्राचीन भाषा को तो पढ़ लिया है, इसमें क्या मुश्किल है? यहाँ देखिए, संदर्भ समझना जरूरी है। मिस्र की भाषा इसलिए पढ़ी जा सकी क्योंकि हमें एक रोजेटा स्टोन मिला था। रोजेटा स्टोन? हाँ, ये एक ऐसा पत्थर था जिस पर एक ही संदेश 3 अलग-अलग लिपियों में लिखा था, जिनमें से एक प्राचीन ग्रीक थी जिसे विद्वान पढ़ सकते थे। तो उसने एक तरह से ट्रांसलेटर का काम किया। बिल्कुल। सिंधु घाटी के लिए हमें ऐसा कोई ट्रांसलेटर या द्विभाषी लेख नहीं मिला है। तो क्या हम इस लिपि के बारे में कुछ भी नहीं जानते? कोई तो अंदाजा होगा। कुछ चीजें हैं जो हम अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादातर लिखावट को देखकर लगता है कि ये लिपि शायद दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू। अच्छा, ये कैसे पता चला? ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक लाइन खत्म होती है तो बाईं तरफ के अक्षर अक्सर सिकुड़ जाते हैं, जैसे जगह कम पड़ने पर हम करते हैं ना। हाँ हाँ, सही बात है। इस लिपि में लगभग 400 अलग-अलग चिन्ह या निशान हैं जो मछली, पक्षियों और इंसानी आकृतियों जैसे दिखते हैं। 400 चिन्ह? ये तो अंग्रेजी के 26 अक्षरों से बहुत ज्यादा हैं। हाँ, इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अंग्रेजी जैसी वर्णमाला वाली लिपि नहीं है, यह एक लोगोसिलिबिक लिपि हो सकती है। लोगोसिलिबिक वो क्या होता है? इसका मतलब है कि हर चिन्ह या तो एक पूरे शब्द को दिखाता है, जैसे मछली का चित्र मछली शब्द के लिए, या फिर एक ध्वनि को, कुछ चीनी भाषा की तरह। तो जब तक कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिलती, ये एक रहस्य ही रहेगा। बिल्कुल। और एक रहस्य से हम दूसरे पर आते हैं। इस महान सभ्यता का अंत, इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इन शहरों का पतन बहुत तेजी से शुरू हुआ। पुरातात्विक रिकॉर्ड में ये दिखता है। हाँ बिल्कुल, शहर बनाने की योजना बंद हो गई, सड़कें और नालियां जाम होने लगी, ग्रेट बाथ में कचरा भरा जाने लगा और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के सबूत भी खत्म हो गए। 1700 ईसा पूर्व तक ज्यादातर शहर वीरान हो चुके थे। तो क्या हुआ था? कोई युद्ध, कोई हमला? ये एक विवादास्पद थ्योरी है जिसे आर्यन आक्रमण सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। इसके अनुसार मध्य एशिया से आए आर्यंस ने इस शांति प्रिय सभ्यता पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन इस थ्योरी को अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लड़ाई या बड़े पैमाने पर विनाश के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर और क्या वजह हो सकती हैं? सबसे मजबूत सिद्धांत जलवायु परिवर्तन का है। रिसर्च बताती है कि उस दौरान मॉनसून का पैटर्न बदल गया था, जिससे इस पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ने लगा। और नदियाँ? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ या तो सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। जब पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो व्यापार ठप पड़ जाएगा। तो लोग वहाँ से चले गए होंगे। हाँ, भूख और आर्थिक पतन के कारण लोग शायद यहाँ से पूर्व की ओर गंगा के मैदानों की तरफ चले गए होंगे। और क्या बाढ़ या भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा भी वजह हो सकती है? आपने बताया था कि मोहनजोदाड़ो में बाढ़ एक समस्या थी। हाँ, ये भी एक मजबूत संभावना है।
मोहनजोदाड़ो शहर को कम से कम 9 बार फिर से बनाया गया था, जो दिखाता है कि बाढ़ एक लगातार आने वाली समस्या थी। हो सकता है किसी बहुत बड़ी बाढ़ या भूकंप ने इस सभ्यता को घुटनों पर ला दिया हो। मतलब कोई एक वजह नहीं है? नहीं, कुछ लोग किसी बड़ी महामारी की भी बात करते हैं। सच तो ये है कि शायद किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इन सभी वजहों के मिले जुले असर से इस महान सभ्यता का अंत हुआ। तो आज हमने देखा कि कैसे एक भूली हुई सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास को हजारों साल पीछे ले जाकर फिर से लिखा। हमने उनकी अविश्वसनीय शहरी योजना, उनकी इंजीनियरिंग और उन रहस्यों को समझा जो आज भी इतिहासकारों को चुनौती दे रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कुछ 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी एक पहेली है। एक ऐसी सभ्यता जो बिना किसी स्पष्ट राजा या सेना के इतने बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक और रहस्य है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर अब तक मिली जानकारी ने दुनिया को इतना हैरान कर दिया है, तो जरा सोचिए, जब इसकी लिपि को समझ लिया जाएगा और इसके बाकी रहस्यों से पर्दा उठेगा, तब इस महान सभ्यता के बारे में और क्या-क्या अविश्वसनीय बातें पता चलेंगी।